हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज एचडीएफसी बैंक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली एंड ये 5.32% नीचे बंद हुआ। 5.32% करीब करीब 5.5% के आसपास नीचे बंद हुआ। और इसकी वजह से ओवरऑल मैं कहूँगा कि जब स्टार्टिंग में ही किसी बड़े कंपनी के गिरने की पोजीशंस नज़र आ जाए, जैसे कि यूएस स्टॉक मार्केट में जो इसका एडीआर लिस्ट है वो ही डाउन था, तो यहाँ पर मॉर्निंग में ही एक माहौल सा बन गया कि आज सब कुछ डाउन जाना है। सो इसी के चलते निफ्टी वाज डाउन बाय 3%। पूरे दिन में मिला के करीब 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 3.26% डाउन हुई निफ्टी। और बैंक निफ्टी भी नीचे बंद हुई। यहाँ पर CNX 500 भी नीचे बंद हुआ और इसी के चलते सारे ही स्टॉक्स यहाँ पर नीचे बंद हुए। एक ब्रोडर यहाँ पर डाउनफॉल था आज मार्केट में। क्रूड ऊपर बढ़ा और रुपी भी गिरा, यानी कि यूएस डॉलर इंडियन रुपी के कंपैरिजन में ऊपर बंद हुआ। और सिल्वर भी डाउन है, सेंसेक्स भी डाउन है, स्मॉल कैप मिड कैप आज सब कुछ डाउन है। और यहाँ पर एचडीएफसी बैंक सबसे ज़्यादा डाउन है 5% के आसपास। और इसका जो मेन रीज़न नज़र आया, जो सबको पहले से ही पता था कि यहाँ पर इसके जो एक्स चेयरमैन हैं, यहाँ अभी एक्स हो गए हैं, जो पार्ट टाइम चेयरमैन थे मिस्टर चक्रवर्ती, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया सडनली। और रिज़ाइन करते हुए जो इन्होंने लेटर लिखा, उस लेटर में इन्होंने मेंशन किया certain happenings and practices within the bank that I have observed over last 2 years are not in congruence with my personal values and ethics. This is the basis of my aforementioned decision. Decision क्या है? My tenure on the board. So momentous events like merger of the bank and HDFC Bank Limited, creating a conglomerate under the bank. This strategic initiative made, ये नहीं है द मेन रीज़न। यहाँ पर जो लेटर में मेन चीज़ है वो रेजिग्नेशन है। आई हेयर बाई टेंडर माई रेजिग्नेशन फ्रॉम एज पार्ट टाइम chairman and independent director on the board of HDFC Bank with effect from its date of its consideration by board of HDFC Bank। और मेन रीज़न उन्होंने लिखा कि जो मेरे पर्सनल वैल्यूज़ एंड एथिक्स हैं वो जो बैंक में प्रैक्टिसेस चल रही हैं फॉर लास्ट 2 इयर्स, वो मेरे पर्सनल वैल्यूज़ एंड एथिक्स से मैच नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ पर रिज़ाइन किया। अब इस चीज़ को लेकर एकदम से सडनली माहौल पूरा बदल गया एचडीएफसी बैंक को लेकर। और एडीआर भी गिरा और मॉर्निंग में फिर डाउन ही ओपन हुआ। अगर हम यहाँ पर चार्ट की बात करें और चार्ट को देखें, 1 मिनट चार्ट पर देखें, तो जो फर्स्ट कैंडल थी, फर्स्ट कैंडल काफ़ी डाउन ओपन हुई और जो ओपनिंग प्राइस था वो ऑलमोस्ट 8% डाउन था। लेकिन फर्स्ट कैंडल पर ही रिकवरी आई 3% के आसपास एंड 5% के आसपास ये डाउन पर फर्स्ट कैंडल 1 मिनट की फर्स्ट कैंडल क्लोज हुई। और उसके बाद में सेम प्राइस पर ही यहाँ पर क्लोजिंग हुआ, यानी कि 5% डाउन बंद हुआ। अब ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिससे किसी को भी यहाँ पर रिस्क क्रिएट होता हुआ नज़र आ सकता है। सबको रिस्क ही नज़र आ सकता है कि अगर एक्स चेयरमैन ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ बेकार है और मेरे पर्सनल एथिक्स यहाँ पर मैच नहीं करते कंपनी की प्रैक्टिस के साथ में, तो मैं यहाँ पर रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत एक अजीब सी बात है, मैं ये कहूँगा। अजीब सी किस सेंस में है? ये एक बहुत ही वेग सी स्टेटमेंट है कि 2 साल की जो लास्ट 2 इयर्स की जो प्रैक्टिस है वो मेरे पर्सनल एथिक्स से मैच नहीं करती। ये एक बहुत वेग स्टेटमेंट है। वेग इन द सेंस कि कुछ ऐसे तो कुछ भी कहा जा सकता है कि भई जहाँ वहाँ पर जो भी प्रैक्टिसेस हैं, मेरी प्रैक्टिस उससे मैच नहीं करती, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया, मेरे एथिक्स मैच नहीं करते। तो वो रीज़न्स तो बताओ। ये एक बहुत मीन्स इसमें क्लैरिटी नहीं है। इस लेवल से जब कोई रिज़ाइन करता है, चेयरमैन के लेवल से जब कोई रिज़ाइन करता है, उनको इस बात का पता होना चाहिए। एचडीएफसी बैंक सेकंड लार्जेस्ट बैंक है एसबीआई के बाद इंडिया का। पूरे हिंदुस्तान के लोगों के फिक्स्ड डिपॉज़िट्स इस बैंक में हैं, उनके सेविंग अकाउंट्स में पैसा है। और यहाँ पर कोई एग्जिस्टिंग प्रमोटर नहीं है इस बैंक का। इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक ये ही इसके प्रमोटर्स हैं, यही इसके ओनर्स हैं। और जो इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, इंस्टीट्यूशंस के केस में भी जैसे डीआईआईज़ हैं एंड एफआईआईज़ हैं, उनके जो फंड लगे हुए हैं, उनके भी इंडिविजुअल्स ही ओनर होते हैं।
तो बेसिकली पब्लिक ही इसकी ओनर है बैंक की, और पब्लिक का ही पैसा सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में लगा हुआ है, और ये पब्लिक कोई छोटा नंबर नहीं है, इट्स मैसिव नंबर। ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं तो शायद करोड़ लोगों की इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट होंगे और उनके पैसे होंगे। तो जब इस तरह की स्टेटमेंट दी जाए और बहुत ही वेग तरीके से दी जाए जिसमें कुछ भी क्लैरिटी ना हो, तो एक पैनिक का माहौल क्रिएट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इस पोजीशन से रिज़ाइन करते हुए जस्ट यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे देना कि मेरी वैल्यूज़ मैच नहीं करती, तो मैं यहाँ से रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो उन वैल्यूज़ को यहाँ पर थोड़ा-सा यहाँ पर मेंशन किया जा सकता था। वो किस तरह की वैल्यूज़ हो सकती हैं? जैसे अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के पीछे क्या-क्या हो सकता है? मैं बहुत एक ब्लंट तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, एंड आई डोंट केयर हू विल थिंक व्हाट। कि भाई मेरी पर्सनल वैल्यूज़ ये है कि मुझे ऑफ़िस में बैठकर मीट खाना है, और बैंक मुझे अलाउ नहीं कर रहा है मीट खाने को। तो मेरी पर्सनल वैल्यूज़, मेरे पर्सनल एथिक्स जो वहाँ पर 2 साल से काम करने का तरीका है उससे मैच नहीं करती। इट कुड बी लाइक दिस। इट कुड बी कि भई रात शाम को 5 बजे के बाद एम्प्लॉइज़ से काम कराया नहीं जाना चाहिए आफ्टर वर्किंग आवर्स, और मैनेजमेंट एम्प्लॉइज़ से आफ्टर 5 ओ क्लॉक काम कराती है, तो ये मेरी पर्सनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, सो इट शुड नॉट बी लाइक दिस। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर टारगेट अचीव नहीं हुए, तो सेल्स टीम के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मेरी पर्सनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। इट कुड बी लाइक दिस। इट कुड बी लाइक कि जिन लोगों ने लोन रीपे नहीं किया उनको प्रेशर किया जाए लोन रीपे करने के लिए। जो डिफरेंट तरह की टैक्टिक्स होती हैं उनको फॉलो किया जाए, उनको अप्लाई किया जाए। तो ये तो एथिक्स के अगेंस्ट है, ये मेरी पर्सनल वैल्यूज के अगेंस्ट है, उनको प्रेशराइज नहीं किया जाना चाहिए। इट कुड बी लाइक दिस, इट कुड बी एनीथिंग। एट दिस पोजिशन नो वन शुड बी कि भाई मेरी वैल्यूज मैच नहीं करती। आपको पता है इस पोजीशन से रिजाइन करते हुए यहाँ पर लाखों इन्वेस्टर्स एंड करोड़ों लोग जिनके पैसे जमा हैं बैंक में, दे कुड बी इन पैनिक। तो यहाँ पर सभी तो उतने समझदार नहीं होते कि भाई एक इंसान है, अब उन्होंने उनका मन किया तो कर लिया। इसके पीछे अगर मैं होता तो मैं क्या करता? इसके पीछे एक कमेटी बिठाई जाती, और जो उनके पर्सनल एथिक्स हैं जो मैच नहीं किए उस पे इंक्वायरी होती, उनको क्वेश्चन आंसर किया जाता, और क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद में पता लगाया जाता कि क्या-क्या वो पॉइंट्स हैं जो मैच नहीं कर रहे थे, और उनको लिस्ट आउट करके बाद में अनाउंसमेंट किया जाता। हो सकता है यहाँ पर जो पर्सनल वैल्यूज की बात कर रहे हैं वही गलत हो, हु नोज। और अगर वो गलत होते तो उस चीज में फिर उनको दंडित भी किया जाता। ये मेरा मानना है, क्योंकि इस लेवल पर इस तरह की बातें अच्छी बात नहीं है। अब पॉइंट ये है कि चलो एक पैनिक में यहाँ पर सेलिंग आ गई, विवेक सिंघल को क्या फ़र्क पड़ा? कुछ भी नहीं। व्हाई? बिकॉज़ ही इज़ नॉट एफ&ओ ट्रेडर, ही इज़ नॉट इंट्राडे ट्रेडर, एंड ही डज़न्ट ट्रेड ऑन बोरोड मनी। एंड वो टॉप पे तो वैसे भी परचेज़ नहीं करता, वो तो वैसे भी नीचे जब स्टॉक आता है तभी बाय करता है। तो मैं तो अगर बाय करूँगा तो अभी बाय करूँगा। लेकिन ना जो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो तो पैनिक में आ गए, लेकिन वो जो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं और जो भी ट्रेडर्स हैं, अब थोड़ा-सा चार्ट समझते हैं, चार्ट पर क्या चीज़ नज़र आती है। अभी इस स्टॉक ने जो ये रेड लाइन है नीचे, दिस इज द 52 वीक लो, और 52 वीक लो को इसने टच किया, थोड़ा सा नीचे गया। तो कितना नीचे गया आप ध्यान से समझना। 52 वीक लो नीचे टच करके 7% के आसपास तक नीचे गया, 7.84%, और अभी जो क्लोजिंग हुई वो 4.51% हुई। इससे पहले जब ये नीचे आया तो कब नीचे आया? यहां पर भी इसने 52 वीक लो टच किया, थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद में एकदम से रैली आनी शुरू हो गई। और वो कितना नीचे आया? यहाँ पर अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, सो दिस वाज अगेन 5.54%, लगभग 5% के आसपास नीचे आया, फिर से रैली आ गई। इससे पहले यहाँ पर ये कितना नीचे आया था? लगभग अगर हम देखें तो वही 6% के आसपास नीचे आया था, और फिर लाइफ टाइम हाई इसने टच किया था। यहाँ पर भी जब इसने 6% के आसपास नीचे आया था, अगर हम टोटल परसेंटेज देखने लगे, तो उसके बाद इसने लाइफ टाइम हाई टच किया था। इससे पहले कब हुआ? इससे पहले ये कोविड के टाइम पर हुआ। ऑफ कोर्स यहाँ पर नीचे काफ़ी ज़्यादा आया होगा, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर ये कोविड वाला सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। एंटायर वर्ल्ड वाज डाउन और सब कुछ बंद हो चुका था, लेकिन जिसने 5% नीचे पे भी देखा होगा, तो उसके बाद में क्या हुआ? उसने सीधा लाइफ टाइम हाई ही टच किया, ऊपर की तरफ गया। तो 52 वीक नीचे आके, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा वापस से रिकवरी आने में। इससे पहले कब हुआ? यहाँ पर 52 वीक लो टच किया, साथ के साथ रैली आ गई।
और उससे पहले 52 वीक लो टच किया, थोड़ा सा नीचे आया 7-8%, फिर से लाइफ टाइम हाइट के लिए ये निकल गया। इससे पहले यहाँ पर 52 वीक के आसपास आया, फिर साथ के साथ रैली आई। यहाँ पर 52 वीक लो टच किया, यहाँ से 14%। ये 2008 का सीन है, जब पूरा वर्ल्ड डाउन था अगेन, और सिर्फ 24% नीचे आया था कुल मिलाकर 52 वीक लो से, और साथ के साथ इसने एक लंबी रैली दिखाई थी। उससे पहले भी अगर हम जाते हैं कि कब इसने 52 वीक लो टच किया, इट वाज हियर, और यहाँ पर भी ये 7% के आसपास था, फिर लाइफ टाइम हाई टच किया। इससे पहले भी ये यहाँ पर 6% के आसपास था, फिर इसने लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंचा यहाँ पर, और फिर से नीचे टच किया, फिर से लाइफ टाइम हाई टच किया। इससे पहले अगर हम देखें, इट वाज हियर, यहाँ पर ऑलमोस्ट इट वाज डाउन बाई 23%, और ये 98 की बात है, आजकल की बात नहीं है। और 52 वीक लो टच करने के बाद में पहले नीचे से ऊपर भी गया, फिर नीचे आया, फिर इसने लाइफ टाइम हाई टच किया। तो ये जब से लिस्ट हुआ है स्टॉक, 95 से डेटा है, लास्ट 30 इयर्स का, वेन एवर इट हैज कम डाउन एंड इट हैज स्टेड देयर एट 52 वीक लो, उसके बाद में इसने लंबी रैली के साथ लाइफ टाइम हाई बनाया है। यहाँ पर ये नीचे आया था, फिर उसके बाद में रैली आई, फिर नीचे इसने टच किया, फिर रैली आई। यहाँ 52 वीक लो वाला सिनेरियो था, उसके बाद में रैली आई। यहाँ पर टच भी नहीं किया, फिर रैली आई, लेकिन यहाँ पर ये नीचे 52 वीक लो टच किया, रैली आई, अगेन 52 वीक लो टच किया, फिर से रैली आई, और सेम सिनेरियो यहाँ पर कोविड वाला था, 52 वीक लो देन रैली, और 52 वीक लो, देन उसके बाद में लाइफ टाइम हाई, देन 52 वीक लो, देन लाइफ टाइम हाई, अगेन 52 वीक लो एंड देन लाइफ टाइम हाई। व्हाई? इसका एक बार डेटा देखते हैं, डेटा क्या कहता है इसका। हम एक बार क्वार्टरली P&L स्टेटमेंट में जाते हैं और देखते हैं कि जो रेवेन्यू है वो हाईएस्ट एवर है क्या। रेवेन्यू इज हाईएस्ट एवर। उसके बाद में नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है क्या। नेट प्रॉफिट इज हाईएस्ट एवर। ईपीएस हाईएस्ट एवर है क्या क्वार्टरली, ईपीएस इज हाईएस्ट एवर। ईयरली रिजल्ट्स की बात करते हैं, जो ईयरली रिजल्ट्स में ईपीएस है, टीटीएम, वो हाईएस्ट एवर है क्या, यस। नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है क्या, यस। उसके बाद में हम नीचे यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, यानी कि पब्लिक के पास सबसे कम है क्या। अगर हम मर्जर के बाद की बात करने लगें, तो एक बार को यहाँ पर 17.3% हो गया था, जो टोटल था, ये मर्जर वाला, मर्जर के बाद वाला है, क्योंकि उससे पहले प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग नजर आती है, मर्जर के बाद प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग खत्म हो जाती है, यहाँ पर सारा पब्लिक के पास है। तो 17.3% था, फिर 16.98 हुआ, फिर 18.64 हुआ, ये हाईएस्ट था मार्च 24 में। अभी तब से लेकर लोएस्ट एवर पब्लिक की शेयर होल्डिंग है, यानी कि मैक्सिमम शेयर होल्डिंग एफआईआईज एंड डीआईआईज के पास है। यहाँ पर लोएस्ट है, आप समझो। 36,50,000 शेयर होल्डर्स हैं, इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। तो सारी चीजें तो यहाँ पर ग्रेट हैं, एवरीथिंग इज ग्रेट। अब मैं यहाँ पर एक बार प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बात करता हूँ। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो लास्ट 10 इयर्स का मैंने डेटा लिया है, वैल्यूएशन के हिसाब से सबसे निचले स्तर पर है। पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो में बस इससे पहले February 24 में इससे नीचे था 15.84, नाउ दिस इज 16.6। अगर मीडियन की बात करने लगे, लास्ट 10 इयर्स का मीडियन पी वॉज 23.6 और अभी उससे बहुत नीचे है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करने लगे, मीडियन वॉज 3.6 एंड नाउ दिस इज 2.2, फार लोअर। तो हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंसेस और 10 इयर्स में लोएस्ट एवर वैल्यूएशन और बेस्ट एवर अभी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स भी ऊपर की तरफ सजेस्ट करता है। तो इस तरह की स्टेटमेंट मेरे हिसाब से तो शुड बी इंक्वायर्ड, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये छोटे मोटे बैंक की बात नहीं कर रहे हैं। सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, जहां करोड़ों लोगों के पैसे एफडी और सेविंग अकाउंट के रूप में हैं, और 36 लाख शेयर होल्डर्स यहाँ पर पैनिक में आ सकते हैं। पैनिक में आने से पहले वैसे हमें आरबीआई की क्लैरिटी देखनी चाहिए। आरबीआई ने यहाँ पर साफ साफ बोला उसके बाद कि ये यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो गवर्नेंस लैप्सेस। आरबीआई क्लैरिफाइड दैट इट्स पीरियडिक असेसमेंट फाउंड नो मटेरियल कंसर्न्स ऑन रिकॉर्ड कंसर्निंग द बैंक्स कंडक्ट और गवर्नेंस एंश्योरिंग इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। तो किसी तरह की दिक्कत नहीं है। एंड रेगुलेटर टुक नोट ऑफ रेजिग्नेशन एंड ऑथोराइज्ड ए ट्रांजिशन प्लान फॉर द पोजीशन ऑफ पार्ट टाइम चेयरमैन। And bank stability, RBI described HDFC Bank as having strong fundamentals. It mentioned upstocks professionally run board and a competent management team.
तो किसी भी तरह की यहाँ पर दिक्कत तो है ही नहीं। आरबीआई ने साथ के साथ यहाँ पर क्यों क्लैरिटी दी? उनको इस बात समझ में आती है कि करोड़ों लोगों के पैसे हैं, वो पैनिक में अगर आकर यहाँ से पैसे निकालने लगे तो अननेसेसरी किसी ने एक लाइन वेगज़ी लिख दी तो इसलिए ऐसा हो गया। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल जब हम इस तरह की वेग लाइन देखें, जहाँ पर कुछ भी क्लैरिटी ना हो। क्योंकि दिमाग कभी किसी का भी खराब हो सकता है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। समझदारी से ट्रेड करते रहो। आई विल कीप ऑन शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद यू। लेकिन समझदार आपको भी बनना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ वेट नहीं करनी है। अपने आप से समझना है कि इंग्लिश को किस तरह से पढ़ा जाए, कितनी क्लैरिटी के साथ है यहाँ पर, और फिर चार्ट्स भी देखे जाएँ कि वैल्यूएशन अच्छे हैं, नहीं है। फिर कंपनी की बैलेंस शीट भी देखी जाए। कंपनी के P&L स्टेटमेंट भी देखा जाए कि वो किस तरह के रिपोर्ट्स यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।